हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज तक आप लोगों ने गैंगस्टर बॉय की लव स्टोरी को देखा होगा, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा ड्रामा लेकर के आई हूँ जिसमें गैंगस्टर हमारी गर्ल है। कुछ सिचुएशन ऐसी पड़ जाती है जिसकी वजह से हमारी गैंगस्टर गर्ल को हमारे मेन लीड की हेल्प लेनी पड़ती है। अब हमारा बॉय यहाँ पर जो कि अंडरग्राउंड फाइटर होता है, लेकिन उसे हमारी मेन लीड की जान बचाने के लिए उसका पर्सनल बॉडीगार्ड बनना पड़ता है। अब आखिर एक अंडरग्राउंड फाइटर और एक गैंगस्टर गर्ल की लव स्टोरी क्या होगी और इनकी केमिस्ट्री आगे कैसे जाकर मिलेगी, जानने के लिए फटाफट से ड्रामे की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें नुआन को दिखाया जाता है जो कि गैंगस्टर होती है और ये हमारे ड्रामे की फीमेल लीड है। वो बेहोश पड़ी होती है। उसके साइड पे एक लड़की होती है जो ये कह रही होती है कि डॉक्टर, मुझे इस नुआन की दोनों किडनियाँ चाहिए। बट डॉक्टर कहता है कि आपको एक किडनी की ज़रूरत है। तो वो लड़की कहती है, मैंने कहा ना, मुझे दोनों किडनियाँ चाहिए, एक अपने लिए और दूसरा अपने डॉग के लिए। आखिर नुआन के साथ ऐसा क्या हुआ था कि वो गैंगस्टर होने के बाद भी किसी की जाल में फंस चुकी थी। अब कहानी को 3 घंटे पहले शिफ्ट किया जाता है जब नुआन एक अंडरग्राउंड फाइटर के क्लब में पहुंचती है, जहां पर गार्ड अंदर जाने से उसे रोक रहा होता है। वो पैसों का भरा हुआ बैग उसके मुंह पर दे मारती है और फिर बड़े ही कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ती है। अब उसी जगह पर हमें पैसों से भरा एक बॉल दिखाया जाता है जिसको जीतने के लिए ही हमारा मेन लीड सबसे फाइट कर रहा होता है और इसका नाम जोंगशिंग होता है। जोंगशिंग पेशे से एक अंडरग्राउंड फाइटर था। वो लगभग तो फाइट जीत ही चुका था, लेकिन तभी उसकी नज़र नुआन पर पड़ती है जो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ उसकी तरफ बढ़ रही थी। एक लास्ट बंदा बचा था मारने के लिए। जब वो उसे मार रहा होता है तो वो चीटिंग करके उसकी आंखों में कुछ ऐसा डाल देता है जिसकी वजह से अब जोंगशिंग देख नहीं पा रहा था, तो वो उसे मारने लगता है। इतने में नुआन आती है और पैसों से भरा बैग उस आदमी के मुंह पर मार देती है। जोंगशिंग तो पूरी तरह से शॉक्ड होता है कि आखिर ये लड़की है कौन। लेकिन जो नुआन होती है वो सामने वाले बंदे को गन पॉइंट पर रखकर ये कहती है कि इस जगह को मैंने खरीद लिया है, इसलिए ये लड़का भी अब मेरा हुआ, तो अपने पैसे उठाओ और चलता बनाओ। जोंगशिंग तो उसके कॉन्फिडेंस लेवल को ही देखकर बहुत ही इंप्रेस हो चुका था। अब साथ ही वो जोंगशिंग पर भी गन रख देती है और फिर उसी की फ़ोटो उससे मैच कर कर कहती है, आर यू जोंगशिंग? वो हाँ बोलता है तो वो गन को सीधा उसके बॉडी से ऊपर से नीचे लाकर ये कहती है, तुम्हारे पास सिर्फ 8 घंटों का टाइम है और तुम्हें अपनी किडनी की सर्जरी कराना है, इसलिए तैयार रहना। मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर दूंगी, तुम्हें उस जगह पहुंचना है। और फिर जोंगशिंग की फ़ोटो उसी के मुंह में रखकर चली जाती है। अब यहाँ पर जोंगशिंग ये सोचता है कि ये लड़की है कौन। शी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंटरेस्टिंग यार। अब जैसे ही नुआन वहाँ से निकलती है तो दिखाया जाता है कि वो अपनी छोटी बहन के पास कॉल करती है जो कि बीमार लग रही होती है। वो उसे कहती है कि मैंने तुम्हारी किडनी का इंतज़ाम कर दिया है और मुझे डोनर भी मिल चुका है। लेकिन इतने में ही कोई नुआन को किडनैप कर लेता है। उसका मोबाइल वहीं गिर जाता है। साथ ही अब हमें प्रेजेंट के सीन में शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर वो बेहोश पड़ी होती है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि नुआन की स्टेप सिस्टर होती है जिसका नाम रैन होता है। रैन को ही एक किडनी की ज़रूरत थी। रैन नुआन से ये कहती है कि जब मेरे फादर की तुम्हारी मदर से वेडिंग हुई तो मुझे ऐसा लगा कि अब मेरी लाइफ में सुकून आ जाएगा, लेकिन हो तो तुम स्टेप सिस्टर ही ना। तुमने मुझे अपनी किडनी क्यों नहीं दी, बल्कि तुम तो मेरे लिए इतने दिनों से डोनर ढूंढ रही थी, इसलिए मैंने ही तुम्हारी ही किडनी का इंतजाम कर लिया। और फिर उसके साथ फ़ोटो क्लिक करके ये कहती है, मैं तुम्हारा फ्यूनरल अच्छे से सेलिब्रेट करूँगी। अब सर्जरी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और उसकी एक किडनी भी डॉक्टर निकाल लेता है। लेकिन जैसे ही वो उसकी दूसरी किडनी निकालने के लिए जाता है तभी वहाँ पर जोंगशिंग आ जाता है। वो डॉक्टर को कहता है कि जल्दी से जो जैसा था वैसे ही स्टिचेस कर दो। लेकिन इतने में ही अब यहाँ पर रैन के बॉडीगार्ड आ जाते हैं जिनसे उनकी धमाकेदार फाइट होने लगती है। अब फाइट में वो जीत जाता है, लेकिन डॉक्टर भी डर के मारे भाग जाता है और स्टिचेस करना बंद कर देता है। अब नुआन को भी धीरे धीरे होश आ रहा था। उसने देख लिया था कि जोंगशिंग खुद ही उसकी स्टिचेस कर रहा था। वो उसे थैंक्स बोलती है तो वो कहता है, तुमने मेरी जान बचाया था ना, तो इसलिए मैं भी तुम्हारी जान बचाकर तुम्हारा एहसान चुकता कर रहा हूँ। अब हमें 10 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रैन जो है मीडिया में ये कह रही होती है कि उसकी मॉम और उसकी अपनी बहन को उसने खो दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर जोंगशिंग से ये कहता है कि कभी भी नुआन को ज़्यादा कूलिंग वाली स्पेस पर न ले जाइएगा क्योंकि ये उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब जोंगशिंग जैसे ही नुआन के पास आता है तो वो उसे अपनी तरफ खींचकर कहती है, मैं तुम्हें पूरे 10 मिलियन दूंगी, पर इसके लिए क्या तुम मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड बनोगे? वो हाँ बोल देता है। अब हमें रैन और उसके फादर को दिखाया जाता है जो कि नुआन का फ्यूनरल कर रहे होते हैं। नुआन जोंगशिंग को अपना पर्सनल बॉडीगार्ड बनाकर अपने घर ले जा रही होती है। तो जोंगशिंग उससे कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे अंडरग्राउंड फाइटर होने की वजह से अपने फैमिली में किसी से फाइट करवाने के लिए ले जा रही हो? वो कहती है नहीं। वो कहता है, हाँ अगर ऐसा हुआ भी ना तो सबसे पहले मैं भाग जाऊंगा। इतने में एक बड़ा सा ट्रक उसकी गाड़ी के सामने आ जाता है तो जोंगशिंग अपनी जान की परवाह किए बगैर ही नुआन की जान को बचाता है। तो दूसरी तरफ उसकी बहन रैन और उसके फादर दोनों ही मिलकर मीडिया के सामने नुआन के फ्यूनरल में गमगीन होने का नाटक करते हैं। अब उसके डैड पूरे मीडिया के सामने ये कहते हैं कि तुम्हारी मॉम
और तुम्हारी बहन दोनों ही इस दुनिया से जा चुके हैं, इसलिए अब शिया ग्रुप को तुम्हारी ज़रूरत है, तो अब तुम हेड ऑफ़ द कंपनी बन जाओ। वो कहती है ठीक है। और उसके बाद जो है हमें यहाँ पर एक न्यू पर्सन को दिखाया जाता है जिसका नाम मिंग होता है। मिंग नुआन का फियांसे होता है। डैड मिंग और नुआन की वेडिंग रिंग निकालते हैं और एक रिंग मिंग को और दूसरे रिंग रैन को पहना देते हैं और फिर ये कहते हैं, मिंग अब मेरी एक बेटी नुआन तो इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी दूसरी बेटी रैन से शादी कर लो। अब मिंग अपने मॉम और डैड की तरफ देखता है, उसके मॉम और डैड हाँ बोल देते हैं, तो वो भी इस शादी के लिए राजी हो जाता है। अब रैन आगे बढ़कर मिंग को किस कर लेती है क्योंकि वो पहले से ही उसे प्यार करती थी। अब इतने में ही हॉर्स पे हमारी नुआन की एंट्री होती है और वो कहती है, बिना दुल्हन के शादी कैसी होगी, मैं तो आ चुकी हूँ। और वो हॉर्स पे से नीचे उतरती है। अब उसके डैड उसे देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। अब गुस्से में रैन उसके पास जाती है, बट उसके डैड उसे रोकते हैं और फिर खुद ही उसके पास जाते हैं और कहते हैं, बेटा नुआन तुम जिंदा हो, बट वो इन्हें इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाती है। इतने में जोंगशिंग भी उन्हें घूरता हुआ नुआन के पीछे चला जाता है। वो सोचते हैं आखिर ये लड़का है कौन। उसके बाद वो कहती है, तुमने मेरी काफ़ी अच्छी तस्वीर लगाई है यहाँ पर, मैं बहुत ब्यूटीफुल लग रही हूँ ना, और मेरा फ्यूनरल भी बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है, लेकिन मैं तो ज़िंदा हूँ। और फिर वो रैन के गले लगकर ये कहती है, तुमने मुझे मारने की अच्छी खासी प्लानिंग बनाई, लेकिन मैं बच गई। वो कहती है, एक्सीडेंट छोटे बड़े होते रहते हैं, मैं फिर से तुम्हारी जान ले लूँगी। वो कहती है, अब मैं आ चुकी हूँ ना, तो शिया ग्रुप को भी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है और मैं सब कुछ संभाल लूँगी। और उसके बाद वो उसे गन पॉइंट पर रखकर ये कहती है, अब तुम्हें मैं शूट कर दूँगी। अब रैन जो है वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती है, तो वो जब शूट करती है तो पता चलता है कि वो तो पानी वाली गन थी और उसने उसे बेवकूफ़ बनाया। और फिर वो मिंग के पास जाकर ये कहती है, मैं तो ज़िंदा हूँ, इसलिए तुम अभी भी मेरे फियांसे हो। और फिर रैन के फिंगर से रिंग निकाल कर वो खुद रिंग पहन लेती है और कहती है कि हमारी इंगेजमेंट अभी भी वैलिड है। रैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन जोंगशिंग उसे घूरता हुआ उसके साइड से निकल जाता है, उसे धक्का दे करके। अब हमें यहाँ पर एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाई देता है कि जब ट्रक ने इन लोगों की गाड़ी को धक्का दिया था तो इसमें उन लोगों की जान नहीं गई थी और ये सारी चाल किसी और की नहीं बल्कि उसकी बहन रैन की थी। जोंगशिंग उसे बचाकर इस जगह पर सेफली ले आता है। अब डैड जो है रैन को कहते हैं, तुमसे एक छोटा सा काम नहीं हो पाया। वो कहती है, डैड मैंने एक्सीडेंट करवाया था, बट वो कैसे बच गई मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, बड़ा फिक्र मत कीजिए, मैं नेक्स्ट टाइम उसे बिल्कुल भी बचने नहीं दूंगी। नुआन एक पार्टी ऑर्गेनाइज करती है जहाँ पर सारे लोग उसे एंगेजमेंट की कॉन्ग्रेचुलेशन करने के लिए आते हैं। नुआन मिंग से कहती है, अगर तुम्हें आगे शादी से कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी क्योंकि मैं तुम पर बर्डन नहीं बनना चाहती। बट वो कहता है, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीछे खड़ा जोंगशिंग जो कि बहुत ही हैंडसम बॉडीगार्ड था, वो नुआन की सारी बातें सुनता है, लेकिन फिर दिखता है कि उसके ऊपर बैनर गिरने वाला है। वो उसकी जान बचाता है और कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। वो कहती है, मैं ठीक हूँ, पर ये सब हुआ कैसे। वो देख लेता है कि उसके फादर वहाँ से जा रहे हैं। वो समझ जाता है कि ये उसी के डैड का काम है, तो वो कहती है, तुम जाकर डैड का पीछा करो और पता करो ये सब कुछ कैसे हुआ। वो उसे छोड़कर जाने के लिए राजी नहीं था, पर वो कहती है, तुम जाओ, मिंग है ना मेरे पास। अब जोंगशिंग जो है वो चला जाता है। तभी उसकी स्टेप सिस्टर उसके पास आती है और कहती है कि तुम जाकर रेस्ट कर लो, लेकिन वो मना करती है। इतने में नुआन की पुरानी मेड उसके पास आती है और कहती है कि मुझे आपको कुछ बताना है, इवन दिखाना है। आपकी मॉम ने मुझे लास्ट टाइम पर यह आपको दिखाने के लिए कहा था, आप मेरे साथ चलिए। अब नुआन उसके ऊपर भरोसा कर लेती है और उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ जोंगशिंग जो है वो उसके डैड पर नज़र रख रहा था। नुआन उस मेड के साथ जाते हुए जोंगशिंग को मैसेज कर देती है। अब जैसे ही वो एक एरिया में पहुँचती है तो वो मेड उसे एक कूलिंग एरिया में धक्का देकर अंदर कर देती है और कहती, सॉरी मैडम, मुझे बट ये करना पड़ा। नुआन अंदर से कहती है, खोलो मुझे, बट वो धोखेबाज मेड वहाँ से जा चुकी थी। नुआन को डॉक्टर ने कूलिंग एरिया में जाने से मना किया था क्योंकि उसकी सर्जरी पर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था। नुआन उस कमरे की कूलिंग को डिस्ट्रॉय करना चाहती थी, लेकिन वो नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसकी हालत खराब होती जा रही है और साथ ही उसे ब्लड भी निकल रहा होता है। अब नेक्स्ट सीन में जोंगशिंग को दिखाया जाता है जो कि नुआन का मैसेज चेक करता है और उसके बाद वो उसे कॉल लगाता है, बट बार बार उसका कॉल नहीं लगता। तो वो परेशान हो जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी प्रॉब्लम में। अब वो जैसे ही वहाँ से जा रहा होता है तभी एक आदमी उस पर हमला कर देता है। तो वहीं नुआन की हालत भी करती जा रही थी। जिस बंदे ने जोंगशिंग पर हमला किया था वो उसकी खूब पिटाई करता है और जब डैड उसके बीच में आते हैं तो वो कहता है, आखिर नुआन कहाँ है। तो डैड उसे बता देते हैं। उसके बाद हमें मेड को दिखाया जाता है जो रैन को इशारा करती है कि उसने अपना काम डन कर दिया है। मिंग रैन से पूछता है कि नुआन कहाँ है, लेकिन वो उसकी बातों को इग्नोर करके म्यूजिक लाउड करवा देती है। इतने में जोंगशिंग की एंट्री हो जाती है जो पार्टी की इस भीड़ को चीरते हुए सीधा कूलिंग एरिया की तरफ बढ़ता है। अब उसे बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही होती है कि पता नहीं नुआन किस हालत में होगी। और वो सीधा जब कूलिंग रूम में पहुंचता है तो देखता है कि वो अभी ठीक है। उसके बाद वो सीधा उसके पास जाता है, उसे हक करता है और कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर वो उसे अपनी बाहों में उठाकर वहाँ से ले जाता है। अब जब मिंग को ये सब कुछ पता चलता है तो वो रैन से कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब कुछ तुमने किया है।
तो वो कहती है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि जो कुछ भी उसके साथ बुरा होगा वो सब कुछ मेरा किया धरा होगा। इनफैक्ट मैं नुवान से ज़्यादा तुमसे प्यार करती हूँ। तो रैन कहता है तुम्हें खुद को नुवान से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम मेरा प्यार डिजर्व ही नहीं करती हो। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। रैन को मिंग की बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो गाड़ी की स्पीड को बढ़ाकर गाड़ी को ऑन कर देती है और सीधे ले जाकर मिंग को उससे एक्सीडेंट कर देती है और कहती है जो मेरा नहीं वो नुवान का भी नहीं हो सकता। और उसके बाद वो मिंग को वहीं मरता हुआ छोड़कर चली जाती है। जोंगशिंग ने नुवान को कूलिंग एरिया से निकालकर सीधा वार्म वाटर टब में डाल दिया था। अब उसे डॉक्टर की बात याद आती है कि उसे कूलिंग एरिया की वजह से ही ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, इसलिए वो उसके लिए हीटर लेने जा रहा होता है। बट तभी नुवान उसका हाथ पकड़कर उसे हक कर लेती है और कहती है इस वक्त प्लीज़ कहीं मत जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, इवन मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। और फिर वो उसे टब में ही अंदर घसीट लेती है। अब जोंगशिंग ये सोचता है कि मेरे रहने पर इसके घर वाले इसकी जान के पीछे पड़े हैं तो मेरे जाने के बाद इसका क्या हाल होगा। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जब नुवान को होश आ जाता है। नुवान उठती है तो वो देखती है कि उसके कपड़े चेंज हो चुके हैं, इवन उसके लिए एक न्यू कपड़ा भी रखा हुआ है। वो कपड़ा चेंज करके फटाक से बाहर निकलती है तो देखती है कि जोंगशिंग अपने शर्ट की बटन को लगा रहा है। अब नुवान जब जोंगशिंग को बिना कपड़ों के देखती है तो छिपने लगती है, पर फिर वो सोचती है आखिर मैं क्यों छिप रही हूँ। अब जोंगशिंग जब उसे देखता है तो वो कहता है क्या तुम बेटर फील कर रही हो। वो कहती है हाँ, लेकिन फिर कहती है कि तुम्हें स्टिचेस करने का काम भी आता है। फिर उसे याद आता है कि कल रात उसने उसके शर्ट के बटन को तोड़ दिया था जो वो स्टिचेस कर रहा है। उसे फिर कहती है तुमने मेरे ऑपरेशन के टाइम भी स्टिचेस किए थे, क्या तुम्हें स्टिचेस करने का काम बहुत अच्छे तरीके से आता है। तो वो कहता है कि मैं अपने ज़ख्मों को खुद ही स्टिचेस कर लेता हूँ, बस इसीलिए मुझे स्टिचिंग का काम आ गया है, इसमें कोई टैलेंट की बात नहीं है। उसके बाद वो उसके करीब में आती है और कहती है कि तुमने मेरी बहुत हेल्प की और मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस हूँ, इसलिए ये लो मेरा कार्ड और तुम्हें जो चाहिए इवन तुम अपने लिए कपड़े भी खरीद सकते हो। वो उसे अपना कार्ड दे देती है। फिर जोंगशिंग जो है उसे जाते समय लेमन टी देता है और कहता है कि इसे बिना पिए घर से मत निकलना। वो उसकी बात मान जाती है और बैठकर लेमन टी पीने लगती है। अब जोंगशिंग उसे उसका मोबाइल देता है और कहता है कि मैंने इसमें जीपीएस ट्रैक कर दिया है, अब तुम जहाँ भी रहोगी मुझे तुम्हारी इन्फॉर्मेशन पक्की पता चल जाएगी। अब उस जीपीएस में इन दोनों की फ़ोटो भी होती है जिसे देखकर वो काफ़ी खुश होती है। नुवान दिल ही दिल में सोचने लगती है कि वो आखिर जोंगशिंग के इतना करीब क्यों खींच रही है, क्या उसे उससे प्यार हो गया है। कि तभी उसका कॉल आने लगता है। कॉल रिसीव करने पर उसे पता चलता है कि वो हॉस्पिटल से है और मिंग की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो ये सुनकर बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती है और कहती है कि मैं अभी हॉस्पिटल पहुंचती हूँ। अब शुजैन भी सारी बातें सुन लेता है, इसलिए वो दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहां डॉक्टर नुवान से कहता है कि रैन के पैरों की दोनों हड्डियां टूट चुकी हैं, इसलिए शायद वो फ्यूचर में डिसेबल हो जाए। अब ये सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है। इतने में रैन जो है बुके के साथ आती है और नुवान से कहती है ये बुके तो मैं मिंग के लिए लेकर आई हूँ, लेकिन अगर तुम्हें चाहिए तो तुम भी रख सकती हो। अब नुवान गुस्से में उस बुके को पूरा फेंक देती है और कहती है कि अगर मिंग को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जेल पहुंचाकर ही दम लूंगी। अब नुवान की बातों पर रैन रिएक्ट करती है और कहती है रिलैक्स, वो सिर्फ डिसेबल हुआ है, मरा नहीं है। और वैसे भी कुछ दिन पहले तुम्हारी मॉम की डेथ हो चुकी है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उसे भी तुमसे छीन लूँ। और फिर एक ईविल स्माइल देकर वहाँ से चली जाती है और कहती गुड बाय टू सी यू। लेकिन नुवान को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। अब जोंगशिंग की एंट्री होती है और जब वो नुवान को उस जगह पर नहीं देखता है तो वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है और हमें नुवान को दिखाया जाता है जो कि गाड़ी को 90 की स्पीड से लेकर दौड़ा रही होती है और वो भी रैन के पीछे। रैन उसे कहती है नुवान तुम पागल हो चुकी हो क्या, तुम क्या कर रही हो। वो कहती है आज मैं भी तुम्हारा एक्सीडेंट करूंगी जैसे तुमने मिंग का किया था। अब इतने में ही वहाँ पर जोंगशिंग आ जाता है और सही समय पर वो उसकी गाड़ी का ब्रेक लगा देता है। अब जो है रैन की जान बच जाती है, इसलिए वो चुपचाप उठती है और वहाँ से भाग जाती है। बट नुवान गाड़ी से निकलकर उसका पीछा करने लगती है, लेकिन जोंगशिंग उसे रोक लेता है और कहता है अगर तुमने उसकी जान ली तो फिर तुम भी जेल में सड़ती रहोगी, तो तुम्हारी मॉम का रिवेंज इन लोगों से कौन लेगा। इसलिए जस्ट काम डाउन और फिर दिमाग से काम लो। तुम्हें सोचना है कि आखिर तुम्हें अपनी प्लानिंग को किस तरह कंटिन्यू करनी है। और उसके बाद उसे हौसला दिलाता है। अब नुवान मिंग को लेकर रो रही होती है कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे फैमिली में सिर्फ एक वही है जिस पर मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ, मुझे उसे अपने मामलों से दूर रखना चाहिए था, आज उसकी हालत सिर्फ मेरी वजह से ऐसी है। जोंगशिंग नुवान को टिश्यू पेपर देता है क्योंकि वो उसे रोता हुआ नहीं देख सकता था। वो नुवान को कहता है कि अपने आंसुओं को साफ कर लो, तुम्हारे आंसू बहुत कीमती हैं। फिर वो अपनी जैकेट निकाल कर उसे कवर अप करता है और कहता है कि देखो तुम काम डाउन हो जाओ और दिमाग से सोचो। वो उसके हील्स भी उसके पैर में पहना देता है। अब यहाँ पर जब नुवान उसे अपनी तरफ इतना केयरिंग करता हुआ देखती है तो उसे अपनी तरफ घसीट कर ये कहती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ।
बोलो ना, तुम्हारी जो भी कंडीशंस हैं मैं मानने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें जिससे पूछना है तुम पूछ लो। तुम्हें अगर कोई शर्त रखनी है तो तुम वो भी रख सकते हो। इतने में वो अपनी कार की को उसके रिंग में डाल देती है और उसे हक करके कह देती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। जोंगशिंग के लिए सब कुछ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल था, इसलिए वो सही से सोच नहीं पा रहा था। अब उसके बाद वो उसके लिए हॉट कॉफ़ी लेकर आता है और कहता है कि इतनी रात को सिर्फ यही मिल पाया है तो तुम इसी से काम चला लो। वो कहती है अगर तुम कोई भी कंडीशन रखना चाहते हो तो रख सकते हो, मैं तुम्हारी हर कंडीशन को मान जाऊंगी। या तुम अपनी फैमिली में किसी से पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो इस शादी के लिए। वो कहता है कि मेरी फैमिली में कोई भी नहीं है। वो कहती है आई एम रियली सॉरी, मुझे पता नहीं था। वो कहता है कि मेरी एक कंडीशन है कि तुम शादी के बाद ना तो कुकिंग करोगी और ना ही वाटर बॉईल करोगी, और मुझसे ये मत पूछना कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। वो कहती ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन हाँ, कल हम उन दोनों चालाक लोमड़ियों से मिलने वाले हैं, इसलिए तुम कोई भी डिसीजन लेने से पहले मुझसे ज़रूर पूछना और अपने मन मर्जी कुछ भी मत करना जब तक मैं कुछ ना कहूँ। और हमारी शादी होने के बाद मुझे मेरे मॉम के शेयर्स मेरे नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, फिर मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे दूंगी और उसके बाद तुम डिवोर्स लेकर यहाँ से चले जाना। इसी बात पर इन दोनों की डील डन हो जाती है। अब उसके बाद वो कहती है तुम्हें इस शादी से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। वो कहता है कि मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है भला, तुमने पहले मुझे अपना बॉडीगार्ड बनाया और फिर इतने अमीर फैमिली का दामाद बना रही हो, मुझे भला क्या ही प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो कहती ठीक है, हम दोनों कल सुबह शादी कर लेंगे। अब हमें मॉर्निंग के सीन में दिखाया जाता है कि दोनों ही अपनी मैरिज सर्टिफिकेट लेकर उन दोनों के पास पहुंचते हैं। अब वो अपने डैड और बहन से कहती है कि ये मेरा हस्बैंड है और हमने आज ही शादी की है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब इसे हर लोग अच्छे से ट्रीट करें, कोई भी बदतमीज़ी नहीं करेगा। इतने में रहन आती है और कहती है कि तुमने अपना हस्बैंड बहुत जल्दी सेलेक्ट नहीं कर लिया, क्या तुम बार बार हस्बैंड बदली करोगी। वो कहती है कि मैं इतनी जल्दी तो नहीं बदली कर रही हूँ जितना जल्दी तुम कल रात गाड़ी के आगे से भाग रही थी। अब उसकी तो जल जाती है, इसलिए वो वहाँ से हट जाती है और उसके बाद अपने पपी को अपनी तरफ आता हुआ देख वो अपने पपी को उठाती है और कहती है कि मेरा पपी भी इतना ही वफ़ादार है जितना कि तुम्हारा हस्बैंड। अब वो उसे टॉट कर रही होती है। इतने में उसके डैड कहते हैं कि देखो मैंने तुमसे कहा था ना कि पालतू जानवरों को घर में मत लाओ, अगर उन्हें खाना खिलाना है तो बाहर ही खिला दो। डैड पपी को नहीं बल्कि जोंगशिंग को ये कहकर ताना दे रहे होते हैं। अब नुआन भी ईंट का जवाब पत्थर से देती है क्योंकि वो उनके तानों को समझ गई थी। वो जोंगशिंग से कहती है कि सालों पहले मैंने अपनी मोम को भी यही कहा था कि पालतू जानवरों को घर में ना लाए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि वो एक दिन जंगली जानवर बनकर हम पर ही हमला कर दें। वो भी डैड को अच्छी तरीके से ताना मार देती है। अब डैड भी जल जाते हैं। इतने में रैन का पपी उसके ऊपर टॉयलेट कर देता है तो वो चिड़चिड़ाने लग जाती है। अब डैड भी चिड़चिड़ाने लग जाते हैं क्योंकि टॉयलेट का चीटा उन पर भी चला जाता है। तो मैड आती है और पपी को वहाँ से लेकर चली जाती है। अब ये दोनों की ही इन दोनों के सामने अच्छी तरीके से बैंड बज चुकी थी। अब नुआन के स्टेप फादर उससे कहते हैं कि जाकर ये खुशखबरी अपनी मॉम को उनके रूम में मेमोरियल पर नहीं बताओगी। अब नुआन जोंगशिंग से कहती है कि वो अपने मॉम के रूम से थोड़ी देर में होकर आती है, वो उसका वेट करे। उसके बाद वो चली जाती है। अब नुआन को दिखाया जाता है जो अपने मॉम के मेमोरियल पर पहुंचती है और कहती है कि मॉम, काश मैं अब्रॉड से थोड़ा जल्दी पहुंच जाती तो आज शायद आप मेरे साथ होती, बट कोई नहीं, मैं आपका रिवेंज लेकर रहूँगी, आप बेफिक्र रहिए। अब जब नुआन को काफ़ी टाइम हो जाता है तो जोंगशिंग को उसकी फ़िक्र होने लगती है। वो उठकर जाता है तो डैड कहते हैं कि तुम हो तो उसके बॉडीगार्ड ही ना, तो उसकी पर्सनल लाइफ में इतना ज़्यादा घुसने की कोशिश क्यों कर रहे हो, उसे अकेला छोड़ दो ना, तुम उसके पीछे क्यों जा रहे हो। अब जोंगशिंग को गुस्सा आता है तो वो अपना हाथ जानबूझकर ऊपर उठाता है, बस डैड डर जाते हैं कि कहीं वो उन्हें मारे ना। इतने में रैन जोंगशिंग के पास आती है और उसे कहती है आखिर तुम इतने हैंडसम हो तो तुमने नुआन में ऐसा देखा क्या जो कि उसकी एक किडनी भी कम है, वो इतनी इंटरेस्टिंग भी नहीं, वो तुम्हें आखिर क्या ही खुश करेगी। आखिर तुमने उसमें क्या देखकर उससे शादी कर ली। और फिर वो उसकी टाई पकड़कर अपनी तरफ घसीटती है और कहती है कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो। फिर वो अपने गार्ड से उसकी चेकिंग करने के लिए कहती है तो गार्ड्स उसकी चेकिंग के लिए जाते हैं लेकिन बिना मर्जी के उसे हिला भी नहीं पाते। लेकिन फिर जोंगशिंग को नुआन की बातें याद आ जाती है कि वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं करेगा, इसलिए वो अपने हाथ को छोड़ देता है और उन लोगों को अपनी चेकिंग करने देता है। अब वो लोग उसके कपड़े उतार देते हैं। जोंगशिंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था लेकिन वो ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ नुआन की वजह से बर्दाश्त कर रहा था। अब लास्ट में जब उसका शर्ट बचता है तो गार्ड्स निकाल रहे होते हैं तो उस वक्त जोंगशिंग का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है, लेकिन अब भी वो चुप होता है। बट इतने में रहन कहती है कि गार्ड्स रुक जाओ, अब ये शर्ट लास्ट है, इसलिए जोंगशिंग उसे खुद अपने हाथों से उतारेगा। अब जोंगशिंग उसकी बात मान जाता है और उसके बाद अपनी शर्ट्स के बटन को खोलने लगता है। ये सब कुछ वो सिर्फ नुआन की वजह से बर्दाश्त कर रहा था, वरना वो इन लोगों की अच्छी खासी बैंड बजा सकता था। अब जैसे ही उसने अपने शर्ट के सारे बटन खोल दिए थे और शर्ट को निकालने ही वाला होता है तभी हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर जोंगशिंग ये सोचता है कि एक बार पास्ट में उसकी गैंग के बॉस ने भी उसके कपड़े निकलवा कर उसकी अच्छी खासी पिटवाई की थी। अब यहाँ पर वो अपने कपड़ों को जैसे ही निकालता है तो नुआन पहुँच जाती है और फटाक से सारे बटन्स को बंद कर देती है और कहती है क्या तुम पागल हो गए हो, और फिर आगे बढ़ती है गार्ड्स को मारने लगती है
और दूसरे वाले गार्ड्स को भी नहीं छोड़ती, इवन रैन को भी नहीं छोड़ती है और फिर अपने डैड की तरफ भी आगे बढ़कर उन्हें भी एक तमाचा लगा देती है और फिर कहती है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड की इंसल्ट करने की, और वैसे भी अब तक तो मैंने अपना पुराना हिसाब किताब भी तुम लोगों से चुकता नहीं किया है और तुम लोग नए हिसाब किताब पर लग गए हो। अब वो पूरी जोंगशिंग की साइड ले लेती है और फिर कहती है कि जोंगशिंग, तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए हैं ना, चलो फटाक से मैं इन्हें चेंज कर देती हूँ, चलो जल्दी। और फिर वो उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। अब जोंगशिंग को दिखाया जाता है जो कि अपने शर्ट को बदली कर रहा होता है। तो नुआन उससे कहती है क्या तुम पागल हो गए थे, रैन के कहने पर खुद की शर्ट को निकाल रहे थे। वो कहता है तुमने ही तो मुझे मना किया था कुछ भी एक्शन लेने के लिए। तो उसे अपनी बात याद आ जाती है कि हाँ उसने मना किया था कि वो उसके बगैर कोई भी एक्शन ना लेगा। तो वो कहती है तुम इतने ओबीडियंट दिखाई तो नहीं देते हो जितना कि तुम हो। नुआन जोंगशिंग को अपने करीब बुलाती है और कहती है कि मेरे हस्बैंड की मेरे अलावा कोई और इंसल्ट करे मुझसे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, इसलिए नेक्स्ट टाइम अगर तुम्हारी इंसल्ट किसी ने भी की तो तुम अपना बदलाव वहीं पर ले लोगे, समझे मेरे हस्बैंड। अब वो कहता है तुमने क्या कहा हस्बैंड, तो वो उसे अपनी तरफ खींचकर उसकी टाई को उसके गले में कस देती है। नुआन शूजैन को लेकर वकील के पास आती है और कहती है कि क्या अब मेरी मॉम के जितने भी शेयर हैं वो मेरे नाम पे ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो वकील कहता है अभी नहीं, क्योंकि तुम्हारी मॉम के विल के हिसाब से तुम्हारी शादी होने के बाद कहीं तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें धोखा ना दे दे, इसलिए उन्होंने अपनी विल में ये भी शामिल किया है कि जब तुम्हारा बेबी हो जाएगा तभी तुम्हें सारे शेयर्स मिलेंगे। अब नुआन को घर पर दिखाया जाता है जो बात ले रही होती है, लेकिन वो वकील की बात को सोचकर काफ़ी ज़्यादा टेंशन में लग रही थी। वहीं दूसरी तरफ हमें जोंगशिंग को दिखाया जाता है जो नुआन की मॉम के रूम में जाता है और वहाँ पर जाकर कुछ डॉक्यूमेंट्स को ढूंढने लगता है। फिर अचानक उसकी नज़र नुआन के मॉम के मेमोरियल प्लेट पर पड़ती है, जिसे देखकर जोंगशिंग अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है और हमें यहाँ पर एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जोंगशिंग के डैड के फेस पर किसी ने तेजाब डालकर उन्हें मार डाला और जोंगशिंग को शक नुआन की मॉम पर होता है। अब उसके बाद सीन चेंज होता है। नुआन बात लेने के बाद आज बहुत ही अच्छे से रेडी हो रही होती है और वो काफ़ी खूबसूरत भी लग रही होती है। उसके बाद वो जोंगशिंग को कॉल करती है और कहती है कि उसे उससे इम्पोर्टेंट बातें करनी है। जोंगशिंग अपने रूम से निकलकर सीधा नुआन के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि आज वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है और वो अपने हाथ में वाइन का ग्लास लेकर बैठी है। वो उसके पास जाता है और कहता है कि तुमने ड्रिंक किया है। नुआन हाँ बोलती है। अब जोंगशिंग नुआन के हाथ से वाइन का ग्लास लेकर नीचे रख देता है और कहता है कि अब और ज़्यादा ड्रिंक करने की ज़रूरत नहीं है, तुम काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो चुकी हो। अब नुआन उससे कहती है मेरी लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं कि मुझे सुकून ही नहीं है, बट मेरी पूरी फैमिली में तुम ही एक ऐसे मेंबर हो जिस पर मैं पूरी तरह से आँख बंद करके भरोसा कर सकती हूँ। उसके बाद वो जाकर उसे किस कर लेती है, क्योंकि जोंगशिंग भी नुआन से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो खुद को रोक नहीं पाता और उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। अब यहाँ पर नुआन नशे में इतनी ज़्यादा होती है कि वो बोल देती है कि उसे सिर्फ उससे एक बेबी चाहिए, क्योंकि वो अपनी मॉम के शेयर्स को अपने नाम पर ट्रांसफ़र करना चाहती है। अब जब ये बात जोंगशिंग सुनता है कि वो सिर्फ बेबी के लिए ये सब कुछ कर रही है, तो वो नुआन से दूर हट जाता है और कहता है कि तुम अपने रिवेंज के बीच में एक इनोसेंट बेबी को लाकर गलत कर रही हो। और वहाँ से जाने से पहले वो उसे अपनी शर्ट पहना देता है। उसके बाद कहता है कि अगर तुम ये सब कुछ रिवेंज में करना चाहती हो तो आइंदा मेरे करीब मत आना। वो कहती है कि मैं कुछ गलत नहीं करना चाहती हूँ, जैसे ही मुझे पैसे मिल जाएंगे मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे दूंगी। अब जोंगशिंग गुस्से में वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन तभी रैन उसे अपने पास बुलाती है और कहती है कि मैं समझ चुकी हूँ कि तुम कौन हो। अब्रॉड में मैंने नुआन को मारने के लिए जिस गैंग को पैसे दिए थे, तुम्हारी फ़ोटो उसी गैंग लीडर के साथ है। इसका मतलब तुम उसी के बंदे हो, लेकिन ये बात नुआन नहीं जानती और मैं उसे ये सब कुछ बता दूंगी, फिर तो वो तुम्हें खुद ही इस घर से धक्के मार के निकाल देगी। आखिर तुमने नुआन ने कितने पैसे दिए हैं उसका हस्बैंड बनने के लिए, मैं तुम्हें डबल पैसे दे सकती हूँ। लेकिन तभी जोंगशिंग उसका गला पकड़ लेता और कहता है मुझे तुम्हारे पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और रही बात नुआन की तो तुम जाकर उसे सब कुछ सच सच बता सकती हो, मुझे कोई डर नहीं है। लेकिन फिर मैं भी पुलिस को तुम्हारे और तुम्हारे डैड के बारे में सब कुछ सच सच बता दूंगा और उसके बाद हम तीनों मिलकर साथ जेल चलेंगे। अब जोंगशिंग वहाँ से निकलकर सीधा नुआन के रूम में आता है। नुआन सो रही होती है, वो उसकी तरफ बहुत ही प्यार से देख रहा होता है। क्या सच में जोंगशिंग नुआन को मारने के लिए आया था, या फिर वो उसे सच में लाइक करने लगता है। वो उसे देखते देखते सो जाता है। अब जब जोंगशिंग की आंखें सुबह में खुलती हैं तो वो देखता है कि नुआन तो अपने बेड पर है ही नहीं। फिर वो नुआन का मैसेज अपने मोबाइल में देखता है जिसने उसे सेंड किया था कि वो सुबह सुबह आज कंपनी जल्दी जा रही है, क्योंकि ये उसका डे 1 है। अब नुआन को दिखाया जाता है जो कि बहुत दिनों बाद अपनी कंपनी में आज पहुंची थी। कंपनी में नुआन की मुलाकात सबसे पहले उसके असिस्टेंट जॉली से होती है, जो उसे देखकर काफ़ी शॉक्ड हो जाती है। अब नुआन उससे उसका फ़ोन लेती है और सीधा कॉल कट कर देती है और कहती है तुम ये कॉफ़ी लेकर कहाँ जा रही हो। वो कहती है कि आपके ना होने पर रैन ने हमें बहुत परेशान किया और ये कॉफ़ी भी मैं उसी के लिए लेकर जा रही हूँ। तो नुआन उससे कहती है तो तुमने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, अब आओ मेरे साथ, आज तुम एक्शन ले ही लेना। अब जॉली उसके साथ जाती है। अब यहाँ पर रैन जो है वो अपने नेल्स को ठीक कर रही होती है, लेकिन साथ ही वो चिल्लाती है कि वो अब तक जॉली पहुँची क्यों नहीं मेरी कॉफ़ी लेकर।
लेकिन तभी नुआन की एंट्री होती है। नुआन उससे कहती है, अब यहाँ पर कोई भी पर्सन तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि तुमने और तुम्हारे डैड ने मिलकर कंपनी का दिवाला निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ा है और अब तुम्हें इस कंपनी को अलविदा कहना पड़ेगा। वो कहती है, अगर मैं इस कंपनी को छोड़कर ना जाऊँ तो तुम क्या कर लोगी नुआन। नुआन जो है उसे उसी की चेयर से घसीटते हुए सीधा एलिवेटर तक ले जाती है और कहती है कि मैं जो कर सकती हूँ वो तुम भी नहीं जानती हो, और सीधा उसे एलिवेटर पर बिठाकर नीचे भेज देती है। उसके बाद वो जॉली से कहती है कि अब हमें न्यू स्टाफ की ज़रूरत है, इसलिए तुम जितने भी लोगों की सीवी जमा कर सकती हो करो। अब जॉली जो है सीवी जमा कर रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पर जोंगशिंग नुआन से मिलने पहुँच जाता है। जॉली उसे नहीं पहचानती तो जोंगशिंग उसे अपना आईडी कार्ड देता है और कहता है कि मैं उसका पर्सनल असिस्टेंट हूँ। जोंगशिंग एक एक लोगों की सीवी उठाकर देखता है, लेकिन उसमें वो एक चीज़ को बहुत ज़्यादा क्लियर तरीके से देखता है कि इसमें जितने भी लड़कों की सीवीज़ हैं वो सारे बहुत ही मोस्ट हैंडसम बंदे हैं। और उसके बाद वो जॉली से कहता है कि वो इन सारी सीवी के जितने भी पर्सन हैं वो खुद उनका इंटरव्यू कंडक्ट करेगा, इसलिए जॉली अब इन सबसे दूर रहे। जॉली पर्सनल असिस्टेंट की वजह से कुछ नहीं बोलती। अब यहाँ पर जोंगशिंग जो है वो नुआन पर शक कर रहा होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बेबी पाने के लिए वो अब किसी नए बॉयफ्रेंड की तलाश में है। अब हमें नुआन को दिखाया जाता है। नुआन ने 3 लड़कों को इंटरव्यू लेने के बाद सेलेक्ट कर लिया था, लेकिन तभी वहाँ पर हीरो की एंट्री की तरह जोंगशिंग आता है और जोंगशिंग उन तीनों बंदों को देखकर ये कहता है कि इन तीनों बंदों का इंटरव्यू मैं वापस से लूँगा। और उसके थोड़ी देर बाद वो उन लोगों में एक एक करके नुक्स निकालने लगता है और कहता है कि ये तीनों इस कंपनी के काबिल ही नहीं है, क्योंकि इनमें वो चीज़ है ही नहीं जो तुम्हें चाहिए। ये लोग ना ही इस कैटेगरी में फिट बैठते हैं कि ये तुम्हारी कंपनी में वर्क करे। और उसके बाद उन तीनों को एक एक करके वो डिस्क्वालीफाई कर देता है। नुआन गुस्से से कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो, मैं इस कंपनी को लेकर बहुत सीरियस हूँ। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए 3 बंदे लेकर आया हूँ, उन तीनों को तुम रख सकती हो। वो तीनों बंदे काफ़ी एजड थे, लेकिन नुआन को वो बिल्कुल पसंद नहीं थे, इसलिए वो उन लोगों को यहाँ से आते ही भगा देती है। और उसके बाद वो जोंगशिंग से कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं लोगों को उनके सेंस से उन्हें नहीं प्रिटेंड कर रही हूँ, मैं सब कुछ देख कर ही उन्हें हायर करती हूँ। नुआन जोंगशिंग से कहती है कि कल रात जो कुछ भी हुआ मुझे सब कुछ याद है, मैं कुछ भूली नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी पर्सनल लाइफ को अपने काम से नहीं छोड़ती हूँ, बल्कि पर्सनल लाइफ मेरे लिए पर्सनल लाइफ होती है। अब जोंगशिंग समझ चुका था कि वह नुआन के बारे में गलत सोच रहा है, इसलिए वो अपनी गलती पर हंसने लगता है। तो वो उसे कहती है, अब तुम यहाँ से जाओ, मुझे काम करना है। लेकिन वो नहीं जाता और वहीं पर खड़ा होता है और जाते जाते उसे एक बंदे की सीवी देकर जाता है और कहता है कि ये रोमियो है, ये बंदा शायद तुम्हारे काम आ जाए। और वो सीवी देख रही होती है। दूसरी तरफ जब जोंगशिंग बाहर निकलता है तो वो रोमियो नाम का बंदा वहीं पर होता है, जो कि जोंगशिंग को देखकर ये कहता है, बॉस आप आ गए, आपसे मिलकर तो बहुत ही दिन हो गए, मुझे लगा था एब्रॉड वाले वर्क में आप मर आ गए हो, लेकिन आप तो जिंदा हो और सही सलामत हो। जोंगशिंग रोमियो से कहता है कि हम किसी सिटी हंटर पर नहीं हैं, इसलिए तुम्हें बहुत ही फॉर्मल तरीके से रहना है और डिसिप्लिन में बात करनी है। तो वो बॉस से कहता है, ठीक है बॉस, मैं सब कुछ समझ गया। उसके बाद रोमियो जोंगशिंग से कहता है कि सर, आपने दुश्मन की बेटी से शादी भी कर ली और उसके बाद फिर मुझे भी इस कंपनी में ले आया, आपके स्किल की तो जवाब देनी पड़ेगी। उसके बाद वो कहता है कि बॉस, आपको वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर मिल गए। तो जोंगशिंग कहता है, अभी तक तो मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर नहीं मिले, बट रोमियो से कहता है कि बहुत जल्द मिल जाएंगे। लेकिन गैंग के लीडर जैंग आपको ढूंढ रहा है, क्योंकि आपने अभी तक नुआन को नहीं मारा है और नुआन को न मारने की वजह से बॉस का बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, इसलिए आप ज़रा सावधान रहिएगा। रोमियो के जाने के बाद जोंगशिंग को नुआन का कॉल आता है और वो उससे कहती है कि मैं एलिवेटर में हूँ और तुमसे मिलना चाहती हूँ। वो कहता है, तुम आ जाओ, मैं फर्स्ट फ्लोर पर ही हूँ। अब जोंगशिंग नुआन का वेट कर रहा था, लेकिन तभी मास्क लगाकर एक बंदा पीछे से उसे नाइफ लेकर कहता है कि देखो, बॉस तुमसे मिलना चाहते हैं और अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप मेरे साथ चलो। अब जोंगशिंग जो है वो नुआन की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए वो अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर देता है और उसके बाद उस बंदे के साथ चला जाता है। अब जब वो एलिवेटर से निकल कर आती है तो देखती है कि मुझे यहीं पर तो बुलाया था मिलने के लिए, अब वो कहाँ गया। वो उसका जीपीएस ट्रैक करती है, बट मोबाइल स्विच ऑफ होने की वजह से उसका जीपीएस ट्रैक नहीं हो पाता है। अब नुआन काफ़ी परेशान हो जाती है कि आखिर जोंगशिंग चला कहाँ गया, और अगर वो कहीं गया है तो उसका जीपीएस ट्रैक क्यों नहीं आ रहा है। तो वो जॉली से कहती है कि उसे पूरा सीसीटीवी फुटेज देखना है। नुआन एक बार दोबारा से जीपीएस को ट्रैक करती है कि शायद अब उसका कुछ पता चल जाए, लेकिन अब भी स्विच ऑफ होने की वजह से उसका कुछ पता नहीं चलता है। दूसरी तरफ हमें जोंगशिंग को दिखाया जाता है, जिसे जैंग ने किडनैप करवा लिया था। जैंग जोंगशिंग को मारते हुए कहता है कि हमें नुआन को मारने के लिए रैन ने हायर किया था और तुमने अब तक उसे मारा नहीं, जिसकी वजह से मुझे अपने पैसे भी नहीं मिले हैं। और फिर जैंग अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि अब इस लड़के को मार डालो, क्योंकि ये अब मेरे काम का नहीं है। तो जोंगशिंग उसकी बातें सुनकर कहता है कि तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे बहुत काम का हूँ, तो मुझे नहीं मार सकते हो। इतने में गार्ड्स को जो है जोंगशिंग का मोबाइल मिल जाता है
तो वो उससे उसके फिंगर्स से अनलॉक करवा देते हैं। दूसरी तरफ सीसीटीवी फुटेज में नुआन देखकर समझ जाती है कि उसे किसी ने किडनैप कर लिया है। अब जैंग को दिखाया जाता है जो जोंगसिंग से कहता है कि मैंने तुम्हें इतना बड़ा अंडरग्राउंड फाइटर बनाया और तुमने मेरे ही काम को करने से मना कर दिया, इसलिए तुम अब मेरे किसी काम के नहीं हो। इसको मार डालो और मैं नुआन को मारने का काम खुद कर लूँगा। अब जब वो देखता है कि वो लोग नुआन को मारने के लिए जा रहे हैं तो वो सीधा अपनी रस्सी किसी तरह छुड़वाता है और दरवाजे को बंद करके कहता है कि कोई भी इस दरवाजे के उस पार नहीं जा सकता, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब गैंग लीडर जैंग के कहने पर सारे बॉडीगार्ड जो है जोंगशिंग पर हमला कर देते हैं, लेकिन जोंगशिंग भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था, वो उन लोगों से फाइट करता है। दूसरी तरफ अब उसका फ़ोन ऑन हो जाता है जिससे जीपीएस ट्रैक हो जाता है और नुआन अपने बंदों को लेकर उस जगह पर पहुंच जाती है और वहां जोंगशिंग को ढूंढ रही होती है। दूसरी तरफ अब लास्ट मुकाबला जोंगशिंग का उसके बॉस से था, लेकिन उसका बॉस पीछे से वार करता है और सीधा जोंगशिंग का गला ही दबाने लगता है। जोंगशिंग काफ़ी ज़्यादा मजबूर हो गया था क्योंकि वो अब कोई भी मूवमेंट नहीं कर पा रहा था और आखिरकार उसने अपना दम तोड़ दिया और वो सीधा ज़मीन पर गिर जाता है। अब जब बॉस जैंग वहाँ से भाग रहा होता है तो वो देखता है कि जोंगशिंग ने अपने हाथ को और उसके पैर को एक जंजीर से कवर अप किया जिसकी वजह से वो भाग नहीं पाता। अब इतने में ही वहाँ पर नुआन आ जाती है। नुआन जैंग को पीछे से एक ज़ोर का डंडा मारती है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है और फिर वो जोंगशिंग से कहती है कि जोंगशिंग उठो, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वो कोई भी जब मूवमेंट नहीं करता तो वो उसे अपने मुंह से ऑक्सीजन देती है और उसके बाद जो है उसके चेस्ट पर हाथ रखकर दबाती है कि शायद वो वापस आ जाए, लेकिन उसमें तो कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा था। अब यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा डर गई थी कि उसने जोंगशिंग को खो दिया है। और अब आगे क्या होगा जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक।